Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next video of the lecture series of our Industrial Employment Standing Order Act 1946 में हम सेक्शन 10 तक हमने पिछली वीडियो में किया था। अब हमने सेक्शन 11 से हम आज के वीडियो में देखेंगे। ओके, सेक्शन 11 से देखेंगे। ओके, सेक्शन 11 में क्या बोला है? सर्टिफाइंग ऑफिसर अपीलेट अथॉरिटीज टू हैव पावर्स ऑफ सिविल कोड्स। जो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स है, अपीलेट अथॉरिटीज़ है, उनको कौन से पावर है कि उनको जो है पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट ही होंगे, क्योंकि ये मैटर्स जो है वो बेसिकली सिविल लाइक की नेचर जो है वो सिविल नेचर ही है। तो यहाँ पे एवरी सर्टिफाइंग ऑफिसर appellate authority shall have all the powers of civil code for the purpose of the receiving evidences। जो एविडेंसेस ऐसे सिविल अथॉरिटीज़ के कोर्ट के जो पावर्स है, लेकिन जैसे सिविल प्रोसीजर कोड में जो प्रोसीजर है वो बाइंडिंग है, और जैसे कि इतना लेंदी प्रोसीजर वैसे यहाँ पे फॉलो करना इनके ऊपर बाइंडिंग नहीं रहता है। तो बेसिकली रिसीविंग एविडेंसेस, एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ्स, इन्फोर्सिंग दी जो अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस है, एंड कंपेलिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 345 346 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसके मीनिंग में भी अगर क्रिमिनल कोई एक्ट हुआ होगा तो यहाँ पे फॉल्स एविडेंस दिया गया होगा तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो आप BNSS के सेक्शन आप देख लीजिए। उसके बाद क्लेरिकल एंड अरिथमेटिकल मिस्टेक्स अगर होंगे इन द ऑर्डर पास्ड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी, और एरर्स अराइजिंग देयर इन फ्रॉम accidental slip or omission may at any time be corrected by the officer or the authority or the successor in the officer of such officer or the authority as case may be। सेक्शन 11 इजी है। यहाँ पे सिर्फ आपको याद यही रखना है कि जो सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी उनको पावर सिविल कोर्ट के पावर है, और जो एविडेंस रिसीविंग करना है, एडमिनिस्ट्रिंग ओथ करना है, ये जो पावर्स है वो अगर क्लेरिकल और अरिथमेटिकल जो मिस्टेक है पास बाय सर्टिफाइंग ऑफिसर ने पास किया है, गलती से किया है, ओमिशन हुआ है किसी वजह से, तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 में क्या बोला है? ओरल एविडेंसेस इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स नॉट एडमिसिबल। नो ओरल एविडेंसेस, हमने एविडेंस में भी सेम पढ़ा है। ओरल एविडेंसेस नहीं होता है अगर आपने कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ जो किया है, बाद में ऐसे बोला कि अरे नहीं वो तो गलती से हुआ था, वैसे नहीं, आपको जो है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में आपने क्या किया है वो लिखा है, उसका कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो आप बाद में ऐसे नहीं बोल सकता है कि उसमें जो लिखा है वैसे ही है लेकिन इसका मीनिंग ऐसे। ओरल एविडेंस नहीं वहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एविडेंस इज हैविंग द इफेक्ट ऑफ ऑर्डर एडिंग to otherwise varying contradicting the standing orders finally certified under this act shall be admitted into the court। आपने जो कोर्ट में एडमिटेड किया है वही हम क्या करेंगे, कंसिडर, जो रिटर्न है उसको ही हम क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। ओके, उसके बाद जो है 12A में क्या बोला है? 12A में टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर। हमने बोला था कि टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है। तो इसमें मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या बताती हूँ। सबसे पहले तो अगर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको अगर स्टैंडिंग ऑर्डर उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है और समझ नहीं आ रहा है कि कैसे स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं और प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स विल अप्लाई अंटिल द अप्रूवल। जो है अप्रूवल होने को सब टाइम पीरियड होने तक क्या होगा, टाइम पीरियड बहुत जाएगा। तो जब तक आपका जो स्टैंडिंग पीरियड ड्राफ्ट होगा, अप्रूव होगा, तब तक आप क्या करेंगे, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर वो क्या करेंगे, एप्लीकेबल कर लेंगे। तो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कहाँ पे मेंशन है? 13A में जो है वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर वहाँ पे मेंशन है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो प्रोसीजर ऑल ओवर जो 6 to 7 मंथ्स जाते हैं, ये जो प्रोसीजर है वो पूरा जो प्रोसीजर कंप्लीट होने तक। तो जो गवर्नमेंट ने जो फिक्स्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, ऑर्डर्स बनाए हैं, उनको आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ओके, उसके बाद जो है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन
12 जो है सेक्शन 12 फॉर द पीरियड ऑफ कमेंसिंग ऑन द डेट ऑन विच act becomes applicable in to the industrial establishment ending with the date on which the standing order finally certified under this act came into operation. Section 7, establishment of the prescribed model standing orders shall be deemed to be adopted in the establishment. डीम्ड कहेंगे हम कि हाँ स्टैंडिंग ऑर्डर डीम्ड है, लेकिन हम गवर्नमेंट का जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है वो यूज़ करेंगे. उसके बाद सेक्शन 13 एंड 13A शाल अप्लाई टू सच मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एज दे अप्लाई टू दी स्टैंडिंग ऑर्डर्स. 13A में बोला है कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे होता है, क्या होता है. ओके. Nothing contained in subsection 1 shall apply to industrial establishment in respect on which the appropriate government of the state और गुजरात और महाराष्ट्र पे यहाँ पे वो सबसेक्शन 1 एप्लीकेबल ही नहीं होगा यहाँ पे. उसके बाद 12A में क्या बोला है, where there are the two categories of the workmen, one in the respect of daily rated workmen. टू कैटेगरीज यहाँ पे टू कैटेगरीज बनाया गया है कि जो वर्कमैन है उनका टू कैटेगरीज बनाया गया है. वन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेली रेटेड वर्कर्स जो है मतलब डेली बेसिस पे जो है वो, एंड मंथली बेसिस जो सैलरी है वो कैसे आएगी, वेजेस, सॉरी हम यहाँ पे सैलरी नहीं बोल सकते, वेजेस ही बोलेंगे. तो वेजेस जो है वो डेली बेसिस होंगे और जो है मंथली, ऐसे टू कैटेगरीज में यहाँ पे जो है वो डिवाइड किया गया है. रिस्पेक्ट ऑफ डेली एंड ओनली प्रिस्क्राइब्ड इन द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर. इसमें क्या बोला है, द वर्कमैन इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रेटेड वर्कमैन एंड अदर रिस्पेक्ट ऑफ मंथली रेटेड वर्कमैन, इफ देयर आर द सर्टिफाइंग स्टैंडिंग ऑर्डर इन द रिस्पेक्ट ऑफ डेली रेटेड वर्कर्स ओनली, द प्रिस्क्राइब्ड मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर शुड बी डीम्ड टू हैव बीन अडॉप्टेड फॉर दोज are employed on the monthly basis until such category have their own certified standing order. मंथली बेसिस पे सिर्फ एप्लीकेबल होगा, डेली बेसिस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सिंपली मीनिंग. उसके बाद हम 13 देखेंगे, पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर. इजी है. पेनाल्टीज़ एंड प्रोसीजर में क्या होगा, बेसिकली जो पेनाल्टीज़ है एंड प्रोसीजर, एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू सबमिट द ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर. हमने कहाँ पे देखा, एम्प्लॉयर क्या करेगा, ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर 5 कॉपीज़ के साथ क्या करेगा, सबमिट करेगा. किस सेक्शन में देखा था, सेक्शन 3 में देखा था. तो एम्प्लॉयर फेल हुआ सबमिट करने में, ड्राफ्ट जो है वो फेल हुआ, तो यहाँ पे अंडर सेक्शन 3 दिया ही है, हु मोडिफाइज ही स्टैंडिंग ऑर्डर अदरवाइज दैन दी अकॉर्डेंस विद सेक्शन 10 में अगर मॉडिफिकेशन के लिए दिया है, उसके बाद 7 डेज़ में उनको क्या करना है, फिर से वो अप्लाई करना नहीं किया, तो शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच एक्सटेंड 5,000 रुपीज़ जो है 5,000 रुपीज़ जो है वो फाइन होगा यहाँ पे एम्प्लॉयर को, एंड डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग द ऑफेंस कंटिन्यूस. उसके बाद क्या बोला है कि 5,000 रुपीज़ जो है वो नॉर्मली 5,000 रुपीज़ वहाँ पे कंटिन्यूस ऑफ ऑफेंस होगा. उसके बाद विथ फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड 200 रुपीज़. अगर वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली 5,000 रुपीज़ एक ही बारी में होगा. अगर आप कंटिन्यूसली वो ऑफेंस कर रहे हैं तो पर डे क्या होगा, 200 रुपीज़ पर डे बोला है, 200 रुपीज़ यहाँ पे फ़ाइन होगा. उसके बाद सेकंड में क्या होगा, आपको याद रखना है, अगर आपने कॉपीज़ नहीं दिया है, फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर को सबमिट करने में, ड्राफ्ट में सबमिट करने में फेल हो गए तो 5,000 रुपीज़. अगर ऑफेंस कंटिन्यूस में रह गया है तो 2,000 पर डे, 200 पर डे होगा. एन एम्प्लॉयर हु डज एनी एक्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ, अगर आपने स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनाया है उसको क्या कर रहा है, कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है, सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट अंडर इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच एक्सटेंड द 100 रुपीज़. 100 रुपीज़ जो है वो क्या होगा यहाँ पे, अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है जो स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो 100 रुपीज़ यहाँ पे होगा फाइन जो है. उसके बाद एंड इन दिस केस कंटिन्यूस होगा ही, कंटिन्यूस होने के बाद वहाँ पे 25 रुपीज़, जो 25 रुपीज़ है यहाँ पे पर डे यहाँ पे फाइन होगा, विच इज़ एन कंटिन्यूस ऑफेंस होगा. तो थर्ड में क्या बोला है, नो प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी इंस्टीट्यूटेड एक्सेप्ट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. यहाँ पे अगर आपको प्रोसिक्यूशन करना है तो प्रीवियस सैंक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का पहले प्रीवियस सैंक्शन लेना पड़ेगा, तो ही प्रोसिक्यूशन होगा. उसके बाद जो है, नो कोर्ट ऑफ इन्फीरियर दैट द मेट्रोपॉलिटन, अब मेट्रोपॉलिटन जो है वो नहीं रहा है, और जुडिशल मजिस्ट्रेट जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास शैल ट्राई एनी ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. क्या बोला है कि जो सेक्शन 15 में जो है वो नो कोर्ट इन्फीरियर टू
जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है एंड जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास जो है, इनके जो नीचे जो है वो नहीं ट्राई कर सकते। मिनिमम जो है वो ऊपर के जो है मेट्रोपॉलिटन जुडिशल मैजिस्ट्रेट एंड ऊपर के जो है वो क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ये जो केसेस है वो सेक्शन 13 में। उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड स्टैंडिंग ऑर्डर, इंटरप्रिटेशन एक्सेट्रा स्टैंडिंग ऑर्डर कैसे इंटरप्रेट करेंगे। अब जो रूल्स दिए गए हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन प्रॉपर होना चाहिए ना। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, जो एक्ट्स पढ़ते हैं, हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट भी पढ़ते हैं, क्योंकि हमें समझ आना चाहिए कि लेजिस्लेशन का इंटेंशन क्या है। एक्ट जो एक्ट कर रहे हैं उसके पीछे जो इंटेंशन क्या है, उसके लिए इंटरप्रिटेशन रहता है। तो इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा, इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेस टू एज एन एप्लीकेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर certified under this act, any employer, workman or trade union other representative body of the workmen may refer a question to one of the labor codes constituted under the Industrial Dispute Act 1947 and specified for the disposal of such proceeding by the appropriate government by the notification in the official gazette, and the labor code to which the question is so referred shall be, after giving the parties to opportunity being heard, decide the question and such decision shall be final and binding upon that the parties के ऊपर क्या होगा, बाइंडिंग होगा यहाँ पे। तो बेसिकली सिंपली जो है यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल मीनिंग में एनी लेबर कोड इस्टेब्लिश्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को हम अगर क्वेश्चन कोई अराइज हुआ तो उनको क्या करेंगे, हम रेफ़र यहाँ पे करेंगे। उसके बाद 1947 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेफ़र करेंगे। रेफ़र करने के बाद क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में स्पेसिफाइड डिस्पोजल ऑफ सच प्रोसीडिंग जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को क्या होगा, नोटिफिकेशन के बाद वो डिस्पोज होगा एंड जो डिसीजन है वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। 13B में क्या है, एक्ट जो है एक्ट नॉट टू अप्लाई सर्टन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पे एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। तो कैसे नहीं होगा, फर्स्ट तो नथिंग इन दिस act shall apply to industrial establishment in so far as workmen employed therein are the person whom fundamental and the supplementary rules, civil services classification control appeal rules, सर्विस जो यूपीएससी एमपीएससी थ्रू जो सिलेक्शन होते उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल। वो क्या वर्कमैन है क्या, नहीं, उनके ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। तो रिवाइज्ड लीव रूल्स, सिविल सर्विसेज रेगुलेशन, सिविलियंस इन द डिफेंस सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड द अपील रूल्स और द इंडियन रेलवे एस्टैब्लिशमेंट कोड और एनी अदर रूल्स और रेगुलेशंस दैट मे बी नोटिफाइड इन दी बिहाफ ऑफ अप्रोप्रिएट। आगे के जो है वो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट वो मेंशन करेंगे नोटिफिकेशन से, वो यहाँ पे एप्लीकेबल, ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, तो जो सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 क्या बात करता है, पावर ऑफ एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट कंडीशनली और अनकंडीशनली एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। क्या बोला है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट एग्जेम्प्ट कंडीशनली अनकंडीशनली एनी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट और class of industrial establishment from all or any provision of this act। रीड विथ किससे हमें रीड करना है, जैसे ही गवर्नमेंट किसी भी इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट है इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर एप्लीकेबल करता है, वैसे ही वो क्या कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे कैसे करेंगे कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या, उनका यही काम है कि नोटिफिकेशन निकालेंगे, ऑफिशियल गैजेट में देंगे और एग्जेम्प्ट करेंगे। वैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देंगे और एग्जेम्प्ट करने से वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे। उसके बाद सेक्शन 14 ईजी है, ईजी, सिर्फ आप यहाँ पे सेक्शन 14 याद रखिए। जो है आगे के लेक्चर्स में हम जो है वो एमसीक्यूज़ भी देखेंगे कि कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे यहाँ उसके ऊपर।
उसके बाद जो है 14A में क्या बोला है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट एनी पावर एक्सरसाइजेबल by it under this act or any rules made thereunder shall be in the relation to the matters subject to such condition if any as may be direction is exercisable. So क्या बोला है delegation of power में, the appropriate government may notification in the official gazette direct that the power is exercisable by under this act or any rules made shall be relation to matters subject to the condition. इसमें क्या बोला है, A where an appropriate government इज एन सेंट्रल गवर्नमेंट है तो बाय सच ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, और स्टेट गवर्नमेंट होंगे तो बाय विच ऑफिसर और अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू स्टेट गवर्नमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। बी में क्या बोला है, वेयर द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज स्टेट गवर्नमेंट बाय सच ऑफिसर और अथॉरिटी ऑफ, वही बोला है स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, वही रिपीट हुआ है। उसके बाद 15 में क्या होगा, लास्ट है सेक्शन, लास्ट है हमारा पावर टू दी मेक द रूल्स। पावर टू मेक द रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट पार्ट है पावर टू मेक द रूल्स। द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे आफ्टर प्रीवियस पब्लिकेशन by notification in the official gazette make the rules to carry out the purposes of the act in particular and the without prejudice to generality of foregoing powers. Such rules may prescribe additional matters to be included schedule and procedure to be followed modifying the standing order। modifying the standing order schedule में जो बोला है वो accordance with the condition, जो सेट आउट द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर को सेट आउट करना है, उनका जो पावर्स क्या है, प्रिस्क्राइब टू द रूल्स प्रोसीजर क्या करना है सर्टिफाइंग ऑफिसर एंड अपीलेट अथॉरिटी को। उसके बाद जो है प्रिस्क्राइब द फीस क्या है वो बताएंगे, टू चार्ज कॉपीज़ के लिए क्या फीस है, प्रोवाइड फॉर एनी अदर विच इज़ टू बी मे be prescribed provided that before any rules are made under clause A representative clause A में ये clause A जो है ये clause A additional matters in the including the schedule and the procedure to be followed modifying standing orders certified under this act accordance with the such conditions। तो इसमें प्रोविजो क्या है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बोथ एम्प्लॉयर एंड जो एम्प्लॉय वर्कमैन है शैल बी कंसल्टेड विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कंसल्ट होना चाहिए। उसके बाद जो सब सेक्शन 3 है, तो यहाँ पे सब सेक्शन 3 में क्या है, एवरी रूल, जो एवरी रूल है, एवरी रूल मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, every rule made by the central government under this section shall be laid as soon as may after it is made before such house of the parliament in its session for the total period of 30 days। क्या बोला है, जो एवरी रूल, जो रूल बनाया वैसे ही अप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ पे बेसिक प्रोसीजर है, सिंपली मैं बताती हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अगर कोई रूल बनाया है तो यहाँ पे पावर टू मेक अ रूल्स उनको पावर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल बनाया तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जैसे बिल पास होता है वैसे वो क्या करेंगे, असेंट लेंगे और विद इन 30 डेज सेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज में क्या करेंगे, वो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, विच मे बी कंप्राइज वन सेशन और दी 2 सेशन और मोर सक्सेसिव सेशंस एंड इफ द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन मॉडिफिकेशन इन द रूल बोथ हाउसेस एग्री द रूल्स नॉट मेड द रूल शैल देयर आफ्टर हैव इफेक्ट ओनली मॉडिफिकेशन फ्रॉम द नो इफेक्ट एज केस मे बी हाउ एवर एनी मॉडिफिकेशन और एनमेंट शैल बी विदाउट प्रिजुडाइज टू द वैलिडिटी ऑफ द प्रीवियसली डन अंडर द रूल। जैसे प्रोसीजर है वैसे फुलफिल होना ही चाहिए। उसके बाद हम शेड्यूल भी देखेंगे। शेड्यूल में क्या बोला है, सी सेक्शन 2G एंड 3(2) क्या है वो बोला है इसमें। तो बेसिकली सेक्शन 2G में क्या है, डेफिनेशन मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है, स्टैंडिंग ऑर्डर की डेफिनेशन है। स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स व्हाट, स्टैंडिंग ऑर्डर मीन्स रूल्स रिलेटिंग टू द मैटर्स सेट आउट इन द शेड्यूल। एंड सेक्शन 3 सिंपली सेक्शन 3 जो है सबमिशन ऑफ द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो हमने बोला था वही है। उसके बाद अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। फर्स्ट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन, जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन है लाइक दी परमानेंट है, टेम्पररी है, वो जो अप्रेंटाइज है, अप्रेंटाइज एक्ट भी देखेंगे हम आगे। उसके बाद प्रोफेशनल है, बदलीज है, कौन से है, वो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर। उसके बाद मैनर ऑफ द इंटीमेटिंग वर्कमैन पीरियड, पीरियड जो है कैसे पीरियड है, हॉलीडेज, पेड डेज, पीरियड में कैसे होगा, 6 आवर्स, 7 आवर्स,
वीकली ऑफ है कि नहीं वो होगा वहाँ पे। शिफ्टिंग वर्किंग कितना है, अटेंडेंस एंड लेट कमिंग का क्या है, कंडीशन एंड प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग अथॉरिटी विच में बी ग्रांट लीव एंड हॉलीडेज, रिक्वायरमेंट ऑफ एंटर प्रीमाइसेस, सर्टन गेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सर्च क्या हुए हैं वहाँ पे। उसके बाद क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग, जो क्लोजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ द सेक्शन, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, टेम्पररी स्टॉपेज ऑफ द वर्क, लॉकआउट स्ट्राइक जो है। उसके बाद राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ क्या है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, नोटिस देयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कितना नोटिस पीरियड होना चाहिए, सस्पेंशन क्या है, डिसमिसल क्या है, मिसकंडक्ट क्या है वो भी है। जो मीन्स रिड्रेस जो है वर्कमैन अगेंस्ट द अनफेयर ट्रीटमेंट, रिड्रेस कहाँ पे होगा वो बोला है, रिड्रेसल जो है। उसके बाद एनी अदर मैटर जो है विच में भी प्रिस्क्राइब जो है वो यहाँ पे आएगा। ये हुआ हमारा पूरा जो है स्टैंडिंग ऑर्डर जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।